नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकाश सरोज और इंडिया वॉइस के इस खास कार्यक्रम रिपोर्टर्स लाइव में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने दिव्यांगों, अकेले रहने वाले बुजुर्गों और असहाय लोगों के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया है। अब ऐसे पात्र राशन कार्ड धारकों को सरकारी राशन लेने के लिए उचित दर की दुकान तक जाने की जरूरत नहीं होगी। राज्य सरकार ने फैसला किया है कि दिव्यांग, असहाय और अकेले रहने वाले पात्र लाभार्थियों के घर तक राशन पहुंचाया जाएगा, ताकि कोई भी व्यक्ति शारीरिक अक्षमता या असहाय स्थिति के कारण अपने हक के खाद्यान्न से वंचित न रहे। ज्यादा जानकारी दे रहे लखनऊ से सहयोगी अजहर खान। प्रदेश की योगी सरकार ने बीते दिनों बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश में रहने वाले बुजुर्ग, असहाय और दिव्यांग लोगों को अब घर तक राशन पहुंचाया जाएगा। इन तमाम लोगों को अब राशन की दुकान नहीं जाना पड़ेगा। ये बड़ा फैसला उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने लिया है। दरअसल बीते दिनों यूपी सरकार में खाद्य एवं रसद मंत्री मनोज कुमार पांडे ने इसकी जानकारी दी और लखनऊ में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अब से राज्य में रहने वाले अकेले बुजुर्ग, दिव्यांग और असहाय लोगों को राशन के लिए दुकान तक जाना नहीं पड़ेगा। ऐसे लोगों को उनके घर में ही सरकार द्वारा राशन मुहैया कराया जाएगा। मनोज पांडे ने कहा कि सरकार चाहती है कि ये सुनिश्चित किया जाए कि राज्य में सभी पात्र लोगों को राशन मिल सके। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो शारीरिक रूप से अक्षम या राशन की दुकान तक जाने में असमर्थ है, वो राशन से वंचित ना रह जाए। उनके लिए राशन वितरण प्रणाली में कई सुधार किए गए हैं। योगी सरकार का ये बड़ा फैसला है। अब प्रदेश में रहने वाले तमाम जो बुजुर्ग हैं, जो असहाय हैं, जो दिव्यांग व्यक्ति हैं, उनके घर तक राशन पहुंचाया जाएगा और इस मामले में जो भी कोई लापरवाही बरतेगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कैमरा पर्सन हरीश के साथ अजहर खान, इंडिया वॉइस, लखनऊ। इधर सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर एक्स पोस्ट के जरिए बड़ा हमला बोला है। राजभर ने समाजवादी पार्टी पर चुनाव के लिए विदेशी कंपनी की सेवाएं लेने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया है कि कथित कंपनी जातीय ध्रुवीकरण की रणनीति पर काम कर रही है। पूरी जानकारी दे रहे लखनऊ से सहयोगी अजहर खान। अध्यक्ष अखिलेश यादव और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के बीच जुबानी जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। ओम प्रकाश राजभर ने एक्स पर पोस्ट किया और अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि अखिलेश जी, वैसे तो विदेश से आपका मुंह बहुत ज्यादा है, लेकिन इधर देख रहा हूं कि आप विदेश के चक्कर ज्यादा लगाने लगे हैं। पता लगाया तो माजरा कुछ और निकला और पता चला है कि चुनाव जीतने के लिए आपने एक विदेशी कंपनी को खुफिया काम पर लगाया है। इसका काम जातियों में लड़ाई लगवाने का है, ताकि आपकी 2027 की नैया पार लग सके, जो वैसे लगने वाली नहीं है। इसी की मॉनिटरिंग के लिए आप खुद ही घूम रहे हैं। विदेशियों के चक्कर में मत पड़िए दोस्त, चुनावी प्रतिष्ठा तो जा चुकी है, पैसा भी बर्बाद हो जाएगा। फंडिंग से चुनाव जीता जाता तो राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल घर में बेरोजगार नहीं बैठे होते। हम तो आपके मित्र हैं, समझाना हमारा काम है। समझे तो ठीक, वरना आप समझदार हैं। इस तरीके की बात कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने एक्स पर पोस्ट करके की और साथ ही अखिलेश यादव समेत राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल पर भी निशाना साधा। कैमरा पर्सन हरीश के साथ अजहर खान, इंडिया वॉइस, लखनऊ। इधर अयोध्या चढ़ावा मामले में जांच तेज हो गई है। इस मामले की जांच कर रही एसआईटी जल्द ही अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपने वाली है। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट में अनिल मिश्रा समेत एक और नाम का जिक्र किया गया है। बताया जा रहा है कि जांच के दौरान सामने आए कई अहम बिंदुओं को भी रिपोर्ट में शामिल किया गया है। पूरी जानकारी दे रहे लखनऊ से सहयोगी बसंत मिश्रा। आवाज चोरी मामले में मुख्यमंत्री को 15 जुलाई को फाइनल रिपोर्ट एसआईटी के द्वारा सौंपी जानी थी, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से फिलहाल अभी रिपोर्ट वो मुख्यमंत्री को सौंपी नहीं गई है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि फाइनल रिपोर्ट में इस बार एसआईटी की टीम ने जब जांच की तो उसमें करीब 70 से ज़्यादा बिंदुओं पर गहन से जांच की, चाहे वो काउंटिंग को लेकर के हो, चाहे जो कर्मचारी काउंटिंग के समय जब जाते थे तो ना तो उनकी तलाशी ली जाती थी, ना तो उनके आने जाने पर कोई रोक थी, और साथ में जो लाकर की चाबी रहती थी वो भी टिन्नू यादव के पास रहती थी। साथ में सूत्र ये भी बता रहे हैं कि एसआईटी टीम ने इस बार 2 नामों का और जिक्र किया है, जो अपनी जांच रिपोर्ट में भी दर्ज किया है, चाहे अनिल मिश्रा हो, एक अन्य नाम का भी जिक्र किया गया है। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एसआईटी की रिपोर्ट सौंपी जानी थी। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि 24 घंटे के अंदर मुख्यमंत्री को जब वो जाँच रिपोर्ट
अयोध्या मामले में सौंपी जाएगी। उसके बाद जो भी आरोपी होंगे उनके खिलाफ कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार कठोर कार्रवाई का निर्णय ले सकती है। तो लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये भी कहते आ रहे थे कि एसआईटी की रिपोर्ट फाइनल आने के बाद जैसे जो भी आरोपी जांच के दायरे में आएंगे उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश साध, बसंत मिश्रा, इंडिया वॉइस, लखनऊ। टेरर फंडिंग से जुड़े मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। ईडी ने कई राज्यों में एक साथ छापेमारी कर जांच का दायरा बढ़ा दिया है। जानकारी के मुताबिक पश्चिम बंगाल, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में ईडी की टीम अलग अलग ठिकानों पर कार्रवाई कर रही है। पूरी जानकारी दे रहे लखनऊ से सहयोगी बसंत मिश्रा। फंडिंग को लेकर के ईडी की बड़ी कार्रवाई, 16 ठिकानों पर ईडी की लगातार कार्रवाई जारी है। पश्चिम बंगाल, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में लगातार ईडी की कार्रवाई चल रही है। बताया ये भी जा रहा है कि रोहिंग्या बांग्लादेश के घुसपैठियों को बसाने के लिए लगातार फर्जी पासपोर्ट और दस्तावेज भी ईडी को बरामद हुए हैं। ईडी ने कुछ ऐसे भी खाते सील किए हैं जिसमें लेन देन की भी बात का जिक्र किया गया है। ईडी द्वारा कई लोगों को गिरफ्तार करके उनसे पूछताछ भी की जा रही है। कहीं ना कहीं ईडी लगातार घुसपैठियों को लेकर के सख्ती के चलते लगातार ठिकानों पर कार्रवाई करती नजर आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश साध, बसंत मिश्रा, इंडिया वॉइस, लखनऊ। इधर नोएडा ममूरा पीजी अग्निकांड मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। आग लगने की घटना में 2 लोगों की मौत के बाद पुलिस ने पीजी के लीज संचालक कृष्णा कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी कृष्णा कुमार दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके का रहने वाला बताया जा रहा है। थाना फेज 3 पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को पकड़ा है। पुलिस अब मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है। ममूरा पीजी कांड की जाँच अभी जारी है। पुलिस घटना के कारणों और जिम्मेदार लोगों की भूमिका की गहनता से जाँच कर रही है। के ममूरा पीजी अग्निकांड में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि पुलिस ने जो पीजी संचालक है कृष्ण कुमार को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन उसके बाद लगातार जिस तरीके से 2 लोगों की मौत हो गई थी पीजी में जलने के बाद, उसके बाद बताया गया कि शॉर्ट सर्किट हुआ था। आप देख सकते हैं ये वही मोटरसाइकिल है जो कल शॉर्ट सर्किट में जो है जल के राख हो गई थी, लेकिन उसके बाद पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से एक्टिव हो गया था। उसके बाद में चाहे वो अग्नि विभाग की बात की जाए तो अग्नि विभाग के अधिकारी जो है खुद मौके पे आए थे। पुलिस के तमाम जो जवान है खुद मौके पे आए थे। राजीव नारायण मिश्रा जो है एडिशनल सीपी वो खुद मौके पे थे, उन्होंने निरीक्षण करा था। उसके बाद नोएडा के विधायक पंकज सिंह भी मौके पे मौजूद थे। लगातार जिस तरीके से इतनी बड़ी कार्रवाई देखने को मिली और इतनी बड़ी जो घटना हुई थी ममूरे के अंदर की, आखिरकार 2 लोगों की जान चली गई। उसके बाद में लगातार देखना होगा कि आगे जाके पुलिस क्या इससे बड़ा कदम उठाती है, क्योंकि लगातार जो है तमाम यहाँ पर जो डीजे बने हुए हैं उनके मकान मालिकों को चाहे नोटिस देती है नहीं देती। उसके बाद लगातार देखा जाता है कि आखिर जो संचालक है जो पीजी चलाते हैं इसमें भी पूरी तरीके से जांच चल रही है पुलिस के द्वारा। पुलिस का कहना है कि अभी पूरे मामले की जांच पड़ताल चल रही है, इसमें और भी कोई दोषी होगा उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन तुषार के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस, नोएडा। इधर 20 जुलाई से शुरू होने वाले संसद के मॉनसून सत्र से पहले राजधानी दिल्ली में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। कांग्रेस संसदीय रणनीति समिति की बैठक सोनिया गांधी की अध्यक्षता में हुई, जबकि कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर केंद्रीय मंत्रियों की अहम बैठक होगी। विपक्ष सरकार को नीट, महंगाई और अन्य मुद्दों पर घेरने की तैयारी में है। वहीं केंद्र सरकार भी विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने और अपने विधायी एजेंडे को आगे बढ़ाने की रणनीति बना रही है। ज्यादा जानकारी दे रहे दिल्ली से सहयोगी अरविंद कुमार। संसद के मानसून सत्र शुरू होने से पहले राजधानी दिल्ली की सियासी हलचल तेज हो गई है। 20 जुलाई से शुरू होने वाले मानसून सत्र को लेकर केंद्र सरकार और विपक्ष दोनों अपनी अपनी रणनीति को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर केंद्रीय मंत्रियों की अहम बैठक बुलाई गई है, जिसमें सरकार विधायिक एजेंडे, विपक्ष के संभावित हमलों और सदन की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। मानसून सत्र शुरू होने से एक दिन पहले यानी 19 जुलाई को सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में सरकार आगामी विधायकों और विधायी कार्यों की जानकारी देगी, जबकि विपक्ष अपने प्रमुख मुद्दों को उठाकर सरकार को घेरने की रणनीति सामने रखेगा। सरकार इस सत्र में कई अहम विधेयक पेश करने की तैयारी में है, जिसमें संविधान 130वां संशोधन विधेयक शामिल है। इस विधेयक की समीक्षा कर रही संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीएससी 17 जुलाई को अपनी रिपोर्ट का अंतिम रूप दे सकती है, जिस पर राजनीतिक हमलों की नज़र सबकी टिकी हुई है। वहीं विपक्ष भी पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरने की तैयारी में है। यूजीसी नेट पेपर लीक, ऑपरेशन सिंदूर, महंगाई, बेरोजगारी और रक्षा मंत्री के बयान जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई जा रही है।
कांग्रेस ने रक्षा मंत्री के खिलाफ सदन में विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। यानी 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलने वाला संसदीय मानसून सत्र सिर्फ विधायी कार्यों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सत्ता और विपक्ष के बीच तीखे राजनीतिक टकराव का भी गवाह बन सकता है। सदन के भीतर सरकार अपने एजेंडों को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा तो विपक्ष जनहित के मुद्दों पर सरकार को जवाब देने के लिए मजबूर करने की तैयारी में जुटा हुआ है, जिसको लेकर आज सोनिया गांधी के आवाज़ पर भी विपक्षी जो सांसद हैं या फिर विपक्षी दलों को कैसे एकजुट करना है उस पर रणनीति बनाई जा रही है। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि 20 जुलाई से जो सदन शुरू होगा, इस सदन में विपक्ष और सरकार के बीच किस तरह से टकराव होता है। इंडिया वॉइस के लिए दिल्ली से अरविंद कुमार। रिपोर्टर्स लाइव में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली रिपोर्ट की ओर। आज पूरे उत्तराखंड में हरेला पर्व मनाया जा रहा है। कोटद्वार के मालन धाम में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने वन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में शीशम का पौधा लगाकर वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की। हरेला पर्व पर करीब 250 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया। साथ ही अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि केवल पौधारोपण ही नहीं बल्कि लगाए गए पौधों का संरक्षण भी उतना ही जरूरी है। लेकिन जमीनी हकीकत कई सवाल खड़े करती है। हरेला पर्व पर लगभग 2 साल पहले भी कोटद्वार के विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी, सौरभ बहुगुणा, कई गणमान्य और विभिन्न विभागों की ओर से बड़े स्तर पर पौधारोपण किया गया था, लेकिन आज उसी स्थान पर लगाए गए अधिकांश पौधों का कोई नामो निशान नहीं है। उनकी जगह अब बरसात के मौसम में उगने वाली जंगली घास ने ले ली है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या हर साल सिर्फ पौधे लगाना ही काफ़ी है या फिर उन्हें पेड़ बनने तक सुरक्षित रखना भी उतना ही ज़रूरी है। वहीं दूसरी ओर ऋषिकेश के 7 मोड़ क्षेत्र में विकास कार्यों के नाम पर बड़ी संख्या में पेड़ों की कटाई को लेकर स्थानीय लोगों और प्रकृति प्रेमियों का विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने पेड़ों को बचाने की मांग उठाते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उत्तराखंड में हरेला पर्व मनाया जा रहा है। यह पर्व 1 माह तक चलता है। इसमें लगातार प्रयास रहता है कि पर्यावरण को जितना ज्यादा बचाया जा सके और अधिक से अधिक पेड़ लगाए जा सके, यही एक प्रयास रहता है। लेकिन हम बात करते हैं कि पेड़ लगाना ही एक उद्देश्य नहीं है। पेड़ों को किस तरह से बचा सके, हम सबसे अहम मुद्दा यही होता है। इस पर्व को मनाने के लिए कई दिनों से लगातार तैयारियां चल रही थी, लेकिन आज हम जिस ग्राउंड में खड़े हैं यहाँ पर भी 2 साल पहले एक पर्व मनाया गया था। बड़े जोरों शोरों से यहाँ पर मंच तैयार हुए थे, नेता यहाँ पर आए थे, विधानसभा अध्यक्ष यहाँ मौजूद थी और उन्होंने भी एक पेड़ अपनी माँ के नाम पर लगाया था। लेकिन आप मेरे पीछे देख सकते हैं, आज यहाँ पर कोई पेड़ नजर नहीं आ रहा। यहाँ पर वीरान पड़े हुए हैं। हालांकि जो बरसाती घास होती है वो जरूर नजर आ रही है यहाँ पर, लेकिन जो पेड़ लगाए गए थे वो पेड़ कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि पेड़ लगाना ही मेन उद्देश्य नहीं होना चाहिए। पहली रणनीति तैयार की जाए कि पेड़ों को जो हम लगा रहे हैं, चाहे हम अपनी माँ के नाम पर लगाएं या पिता के नाम पर लगाएं, लेकिन उन पेड़ों को हम कैसे बचा सकते हैं, पहली प्राथमिकता यही होनी चाहिए और इसी बात के लिए रणनीति तैयार की जानी चाहिए। पेड़ लगाना बड़े मुद्दा नहीं होता है। पेड़ हर कोई लगा लेता है, घरों में भी लोग लगा रहे हैं और आज भी विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा कार्यक्रम किया गया है, एक पेड़ माँ के नाम लगाया गया है। लेकिन उस पेड़ को लगाने का उद्देश्य सिर्फ ये नहीं कि मैंने आज लगा दिया और फिर उसके बाद उस पेड़ की तरफ मैं ना देखूं। सबसे पहला हमारा यही मुद्दा होना चाहिए कि जहाँ पर हम पेड़ लगा रहे हैं वहाँ पर पानी की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। उन पेड़ों के रखरखाव के लिए एक माली की भी व्यवस्था होनी चाहिए। आज इस जगह को देख करके कहीं ना कहीं दुख होता है कि जब ये 2 साल पहले यहाँ पर मंच सजा था, यहाँ पर इतनी भीड़ थी, पेड़ लगाए गए थे हजारों की संख्या में, लेकिन आज वो पेड़ नहीं बचे हुए हैं। हालांकि कुछ पेड़ हमें जरूर नजर आ रहे हैं कि जो पेड़ लगे हुए हैं यहाँ पर, लेकिन जितनी बड़ी संख्या में यहाँ पेड़ लगे थे उसमें से कम 90% बचे होने चाहिए थे। हम ये नहीं कहते कि 100% हमारे बच जाएंगे, क्योंकि कुछ पेड़ डैमेज हो भी जाते हैं। लेकिन मेरा फिर भी यही प्रशासन से कहना होगा कि पेड़ों को लगाने से पहले पेड़ों को बचाने की रणनीति तैयार की जाए, तभी हमारा पर्व मनाने का उद्देश्य सार्थक हो पाएगा। कोटद्वार से अंजना गोयल की रिपोर्ट। पुरी जगन्नाथ के तर्ज पर संगम नगरी में निकाली गई भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा और इस जगह श्री जगन्नाथ जी रथ यात्रा महोत्सव समिति बड़ा रथ प्रयागराज चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से शहर में बड़े ही धूमधाम से भव्य रथ यात्रा निकाली गई।
हिवेट रोड स्थित श्री शिव दुर्गा हनुमान मंदिर से रथ यात्रा का शुभारंभ हुआ। रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा अपने अलग अलग रथों पर सवार थे। श्रद्धालु पूरे आस्था और भक्ति से जयकारे लगाते हुए रथ खींचते हुए आगे बढ़ रहे थे। ये भव्य रथ यात्रा हिवेट रोड, जानसेनगंज, लोकनाथ, राम भवन होते हुए गुडीचा मंदिर, छोटा चौराहा से होते हुए मुट्ठीगंज में संपन्न हुई। सनातन धर्म के प्रचार प्रसार और राष्ट्र भावना को मजबूत करने के लिए निकाली गई रथ यात्रा का मुख्य आकर्षण 1,75,000 से अधिक रत्नों से सुसज्जित जड़ाऊ मुकुट और आभूषण रहा। तो आज पूरे देश में भगवान जगन्नाथ की यात्रा धूमधाम से निकाली जा रही है, लेकिन संगम नगरी में भी पूरा उत्साह देखने को मिल रहा है। दरअसल संगम नगरी के पुराने इलाके में भी भगवान जगन्नाथ की शोभा यात्रा पूरी श्रद्धा के साथ निकाली जा रही है। बड़े संख्या में श्रद्धालु इसमें शामिल हो रहे हैं। खासतौर से महिलाओं में काफ़ी जोश दिखा जा रहा है। आकर्षक तरीके से इस रथ को सजाया गया है, जिसमें भगवान जगन्नाथ के साथ साथ उनके भाई और बहन की भी मूर्तियां मौजूद है, जिसका दर्शन लोग कर रहे हैं। अलग अलग मार्गों से ये यात्रा निकल रही है और कई मार्गों से गुजरते हुए अपने निर्धारित स्थान पर समाप्त होगी। इसलिए प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए थे सुरक्षा के और डाइवर्जन के। ये कहा जा सकता है कि जगन्नाथ यात्रा जो निकाली जा रही है उससे ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि सनातन धर्म किस तरह से प्रचार प्रसार उसका हो रहा, आगे किस तरह से इसकी खूबियां हैं ये बताई जा रही। तो कहीं ना कहीं लोगों में बहुत उत्साह देखने को मिल रहा है। और संगम नगरी की ये जो रथ यात्रा है इसमें तमाम वीआईपीज़ भी शामिल हुए हैं। यहाँ के स्थानीय विधायक, मंत्री, उसके अलावा जो श्रद्धालु हैं वो इस यात्रा में शामिल हुए हैं। ये यात्रा अपने मार्गों से गुजर रही है। जिन मार्गों से ये गुजर रही है वहाँ पर लोग फूलों की वर्षा कर रहे हैं। प्याऊ की व्यवस्था, चूँकि गर्मी बहुत है तो शुद्ध पेयजल रास्ते रास्ते में भंडारे के इंतज़ाम किए गए, जिसमें लोगों की सेवा भी की जा रही है। तो ये कहा जा सकता है कि आज संगम नगरी प्रयागराज भी भगवान जगन्नाथ की यात्रा से एकदम जगन्नाथमय है। जयकारों से पूरा इलाका गूंज रहा है और अलग अलग मार्गों पे यही उत्साह देखने को मिल रहा है। शोएब रिजवी, इंडिया वाइज, प्रयागराज। तो रिपोर्टर्स लाइव में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।